केपी मलिक साहब, ये जो बात होती है बार बार, चुनाव आयोग या उसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन नजर ये आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो केवल सरकार या जो बीजेपी या जो मोदी जी की सहूलियत के हिसाब से सब कुछ होता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया केपी मलिक साहब। देखिए, मोदी जी की सहूलियत की वजह से तो होता ही है, लेकिन आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि बारिश सबसे ज्यादा जो हो रही है वो महाराष्ट्र में हो रही है। जी। बाकी बाकी स्टेट में तो हो नहीं रही। कश्मीर में कोई बारिश है नहीं, हरियाणा में कोई बारिश है नहीं, उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव सीटों पे चुनाव होने हैं, वहां वहां पे भी बारिश हो रही है। इधर पंजाब में 4 सीटों पर चुनाव, वहां भी बारिश हो रही है। मलिक राजस्थान साहब, में त्योहारों की भी बात की उन्होंने कि दिवाली है, हाँ गणेश हाँ, है, तो तमाम वहां है और ना देश के सर। जी जी। बाकी बाकी हिस्सों में तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, चुनाव आयोग एक मजाक बनकर रह गया है, और चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। और हमें तो ये भी लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट भी डरने लगा है शायद चुनाव आयोग से। इसीलिए चुनाव आयोग पे इतने सारे सवाल उठने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की भी कि इसमें कोई दखलंदाजी करे। और चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है। अब ये हास्यास्पद नहीं है कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव होने चाहिए, और आप जो है अपने हरियाणा में चुनाव करा रहे हैं आप, और महाराष्ट्र को आपने छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उस बारिश का प्रयोग इसलिए हो रहा है कि जो ऑपरेशन लोटस के तहत कीचड़ बहुत ज्यादा भाजपा ने फैला दिया था, वो जो बारिश महाराष्ट्र में हो रही है, उस कीचड़ थोड़ा धुल जाए बारिश में शायद। तो बारिश में कीचड़ धुलने के बाद में साफ सुथरा माहौल भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी शायद इस चीज का इंतजार कर रही है। हरियाणा में मजबूरी है। हरियाणा में मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि वहां पे सिर्फ कांग्रेस से उसका मुकाबला है, और महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीर बनी हुई है, वहां पे अलग अलग एंगलों पे जिस प्रकार से एक सिंपैथी बनी हुई है, मुख्य विपक्षी दल जो इनका था शरद पवार, उसका वो भतीजा भी वापस आ गया, उनका भी वहां पे हो गया है। शिवसेना में लोग धीरे धीरे जाके चुपचाप उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं। तो वहां कीचड़ इतना ज्यादा फैला हुआ है कि भाजपा को समेटने में मुश्किलात आ रही है, इसलिए उसको वेट एंड वॉच की लिस्ट में डाल दिया गया है। हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में लगता है कि कांग्रेस में जिस प्रकार गुटबाजी होती है, जो हमें नतीजे दिख रहे थे, हमें लगता था कि कम से कम 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हारना चाहिए, लेकिन वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अभी भी हमारी स्थिति थोड़ी सी मजबूत है हरियाणा में। और जबकि मेरा मानना यह है संजीव जी कि ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। अगर आप 24 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें, जो देश में एक माहौल बना हुआ था और इन्होंने जो फर्जी नैरेटिव तैयार किया हुआ था, अब की बार 400 पार, अब की बार ये, तो वो ड्रामा और वो जो नाटक था इनका, वो खुल के आ गया है लोगों के सामने। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो हकीकत है, आप कैसे बुला सकते हैं हरियाणा के किसानों को, आप कैसे बुला सकते हैं हरियाणा के युवाओं को, उनके रोजगार को। यहाँ रविंदर सोरान साहब बैठे हैं, ये तो राज्यसभा चैनल में भी रहे हैं, ये तो अंदर बाहर के सब मामले जानते हैं, है जी। हरियाणा के लोग कैसे भूल सकते हैं जंतर मंतर को। आज महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है, प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से चिंता कर रहे हैं महिलाओं की। तब उनकी चिंता कहां चली गई थी जब मणिपुर हो रहा था? तब उनकी चिंता कहां चली गई थी जब अमित शाह की पुलिस बूटों से उन महिला पहलवानों को कुचल रही थी? तब कहां इनकी चिंता चली? तो वो चिंता का परिणाम इनको हरियाणा में मिलना है, उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। और ये चाहे जितना वहां पे, देखिए अगर आप पिछले 2 चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस चीज में सफल रही थी कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम का ज्यादा मामला नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मुस्लिम की तादाद उस तरह से नहीं है। तो वहां इन्होंने क्या किया, 35-1 का फॉर्मूला जाटों का और बाकी का कर दिया। जाट एक तरफ, बाकी एक तरफ। तो वो फॉर्मूला भी धूमिल हो गया। इस बार लोगों को समझ में आ गया है कि जाट और बाकी तो तब देख लेंगे भैया जब महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल में आएगी। अब ये महिला पहलवान जो दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रही है, सरकार इनके साथ इस तरह का बिहेव कर रही है, इनको क्यों पाती पे आप बांट रहे हैं? तो ये मोटा मोटी लोगों को समझ में आ चुका है। तीसरा, अगर संजीव जी आप देखेंगे
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास टिकटार्थियों की लाइन थोड़ी छोटी रहती थी बाकी चुनाव में, इस बार लाइन बड़ी लंबी है। तो असली मौसम विज्ञानी तो वही होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई चुनाव किस प्रकार से कौन सी पार्टी जीत रही है, तो दल बदलना शुरू हो जाता है। तो इस बार लंबी लाइन है। मेरे सूत्र बताते हैं कि 2,500 से अधिक जो है एप्लीकेशन आ चुकी है भारतीय जनता कांग्रेस के पास टिकटार्थियों की। टिकट चाहते हैं लोग, 90 सीटों पे चुनाव है और अभी तक जो है अप्लाई कर चुके 2,500 से अधिक लोग। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हरियाणा में है। दूसरी बात आप कश्मीर की कर रहे हैं, तो कश्मीर में जिस प्रकार के हालात आपने 10 साल में देखे हैं, आपने कश्मीर को बांटने का काम किया है, नया आपने नोटिफिकेशन वहां पे किया है, धारा 370 वहां पे आपने लगाई है, 3 तलाक का मामला है। तो इसकी जनता इसका उत्तर देने के लिए भी इंतजार आपका कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बहुत ज्यादा लोकप्रियता कश्मीर में है, तो लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं हुआ वहां? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक कश्मीर में भी मिलेगा। मुझे लगता है कि जम्मू रीजन में थोड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, लेकिन देखिए वहां पे भी जो हिंदू वोटर है उसमें भी कहीं ना कहीं बाकी चीजें दरकिनार करके, वो भी महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से युवाओं के साथ मजाक हो रहा है कि आपके पर्चे लीक हो जा रहे हैं, उसको देखते हुए युवा भी बहुत परेशान है। और वो खाली दूसरे कास्ट का युवा ही नहीं, वो हिंदू जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, और वो इस चुनाव में बदला इनसे लेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। क्योंकि अब ये चीजें समझ चुके हैं, चाहे मोदी जी हो। मोदी जी के जो 2 चीजों के भाषण में जो 2 चीजें प्रमुखता से उन्होंने उठाई हैं अपने भाषण में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चाहे वो सिविल कोड का मामला हो, और चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, और चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला हो। आपको पता है कि इस पे कुछ होना जाना नहीं है, तो जाते जाते एक शिगुफा छोड़ जाओ, क्योंकि हमें तो झोला उठाना ही है। तो इसलिए इन मुद्दों पे कुछ होगा नहीं, और ये आरएसएस के एजेंडे हैं, इनको छोड़ के अपना निकल लीजिए। और उनकी लीला आखिरी चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक शिगुफा जनता के बीच में छोड़ के वो जा रहे हैं। जी, ये केपी सर ये बात थोड़ा सा वैसी कर रहे थे जैसा उनका अभी स्थिति है, उसी हिसाब से बातें करते हैं। लेकिन हम वही कि क्या आपको लगता है क्या हावी रहने वाला है वहां, क्या इश्यू पूरे के पूरे चुनाव में लेकर जो जितने भी दल हैं ले जाएंगे? और बीजेपी की तो हालत वैसी, आपने भी कहा कि वो शायद जाती जम्मू में जो कुछ कर पाए, बाकी कुछ वहां नहीं है, और ऐसी स्थिति है अभी हरियाणा में। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संजीव जी, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में मैंने पहले भी आपको कहा कि 10 साल के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं, और इस 10 साल में आपने देखा कि वहां परिसीमन हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, और तमाम जो दूसरी घटनाएं हुई हैं उसको लेके वहां का जनमानस क्या सोचता है, क्या विचार करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि वहां आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। या तो ये है कि पहले हमें बताया नहीं जा रहा था, दिखाया नहीं जा रहा था, वो शायद लगातार चल रही थी, या ये है कि अब हमारे सामने आ रही है, रोजाना हो रही है। क्योंकि मैं अगर बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की और हरियाणा की, यहां लगातार शहीदों के शव आ रहे हैं। तो कश्मीर में शहीद हो रहे हैं लोग, तभी तो ये सब आ रहे हैं। हमें तो गांव में पता चलता ही है, जबकि आज फलाने गांव में है, आज दूसरे गांव में है, आज तीसरे गांव में है। तो ये जो लगातार चीजें हो रही हैं, ये जताता है कि जो स्थिति हम दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं वो स्थिति कश्मीर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चीजें वहां की है, ये उसका परिणाम है, जो आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। दूसरा सवाल यहाँ ये हो जाता है कि आप जो इन परिस्थितियों में नया परिसीमन कराने के बाद, आप एक कश्मीर के 3 कश्मीर बनाने के बाद जो चुनाव करवा रहे हैं, तो क्या नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पे जो सरकार बनेगी, तो क्या दिल्ली जैसी सरकार बनेगी कि जिसको राज्यपाल के पास सारे अधिकार होंगे? तो क्या झुंझुना बजाएगा वहां का सीएम? अभी तो ये भी देखना होगा आपको। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। दिल्ली में जिस प्रकार की सरकार है, दिल्ली की सरकार के पास ना जमीन का हक है, ना पुलिस प्रशासन उसके पास है,
वो खाली अपना जो क्लर्क और वो दूसरे कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग देख लो, बाकी तो सब राज्यपाल देख ही रहे हैं। वो जो पुलिस है वो गृह मंत्री के पास है। तो क्या इस तरह की सरकार बनने जा रही है? आपको अभी देखना होगा कि कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि तालाब में पत्थर फेंक के वहां के हालात जानना भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, और मेरे नजरिए से वहां स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बहुत उस जो चुपचाप एक घाव पड़ा हुआ था, उस घाव पे नमक डालने का काम किया, उस घाव को कुरेदने का काम किया है, जो कुछ समय तक हमें नुकसान करेगा। और वो धीरे धीरे पुरानी सरकार आएगी, कोई दूसरा कोई तरीका होगा, वहां पे कैसे उसको ठीक किया जाएगा, मुझे लगता है ये नजरिया होगा। दूसरी बात, जो आप हरियाणा की बात अगर आप करते हैं, मैं थोड़ा सा हरियाणा में बता दूं, जैसे रविंदर जी चले गए, ये जो सेंटीमेंट की बात कही है महिला पहलवानों की, बाकी तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले में इन्वॉल्व हैं, कि जिस प्रकार विनेश फोगाट के साथ हुआ है कि नहीं है, इसके कोई तथ्य सामने नहीं आए। इसके तथ्य सीधे सीधे सामने हैं कि प्रधानमंत्री जी नई लोकसभा का उद्घाटन उस दिन कर रहे थे संगोल लेके, जिस दिन उनको पुलिस बूटों से कुचल रही थी जंतर मंतर में। और आप ये देखिए, आपने ब्रजभूषण सिंह को हटाने की हिम्मत नहीं की, आपने उसका टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया। आपने उसी के कारिंदे को जो है ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया, और वो अध्यक्ष और उसके तमाम लोग साथ में वहां पे फ्रांस में गए हुए हैं वो लड़की को प्रताड़ित करने के लिए। तो क्या बिना सरकार की इजाजत के वो चले गए हैं? तो ये नजरिया एक आम जनता के दिमाग में आ चुका है, और वो खाली किसान कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी की बात नहीं है, वहां तमाम हरियाणा की बात है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल हरियाणा में है, मुझे लगता है कि उस नजरिए को देखने में चुनाव आयोग भी और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं गलत साबित होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अरुण जी ने एक बात कही थी लास्ट में कि भाई ये तो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, और चुनाव आयोग ने तो 24 घंटे भी नहीं हुए और जो है चुनाव की घोषणा कर दी। मैं अरुण जी को बताना चाहता हूं कि ये इसी तरह से भाषण था लाल किले की प्राचीर से, जिस तरह से लंबा भाषण आप सुनते रहे थे, 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाकी आपको महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वो सारी उसी तरह की। आप कुछ भी कह दीजिए, कोई रोक रहा है आपको? अब आपको मानहानि का डर लग रहा है, अरुण जी को मानहानि का डर लग रहा है, नहीं तो आप भी कुछ बोल दें। अब उनको तो किसी का डर है नहीं साहब। लाल किले की प्राचीर पे खड़े होके आपको किस चीज का डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है इस बार हाथ कांप रहे थे। इस बार आपने वो भी नहीं लगवाया था जिसपे शीशे पे देख के आप पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर। आप कागज पे लिख के लेके गए थे और आप लगातार पढ़ रहे थे, तो आपको भी डर लग रहा है, क्योंकि जो बैसाखियां आपके दोनों तरफ लगी हुई है, उन बैसाखियों में दीमक लग चुकी है, और वो दीमक जो है अंदर बहुत तेजी से काम कर रही है। क्या सर, आप मुझे बताइए, आप जो है अगर मुसलमानों के बिल की बात करते हैं, तो मुसलमानों के बिल की बात पे आपके साथ चलेंगे चंद्रबाबू नायडू? नीतीश कुमार चलेंगे? जातीय जनगणना पे आपके साथ चलेंगे? तो इन मुद्दों पे अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आपके साथ चल रहे हैं, तो या तो वो मूर्ख हैं या हम लोग मूर्ख हैं जो सुन रहे हैं। तो आपको भी ये एहसास हो चुका है कि मेरे साथ ये लोग नहीं चल पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की बन चुकी हैं। और मैं लंबे समय से कह दिया था, मेरा ट्विटर पे बहुत ज्यादा वो एक इंटरव्यू चल रहा है, मैंने आप ही जैसे चैनल पे दिया था, कि 15 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की विदाई हो जाएगी। अब 15 तारीख बीत गई, आज 16 तारीख हुई। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 15 तारीख तो चली गई मलिक साहब, वो इस्तीफा तो उनका हुआ नहीं है। अरे मैंने कहा चलो 15 को नहीं हुआ, 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, भैया अगले महीने की 16 को हो जाए तो कौन सी आफत आ रही, हो तो जाएगा, क्योंकि झोला तो निश्चित है उनका उठना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अरुण जी को समझाना चाहता हूं कि अरुण जी बहुत भावुक ना हो, ये तो कुछ भी कह देते हैं, कहना वो बाद में कह देंगे अमित शाह जी 2 दिन बाद की, वो तो जुमला था। हरियाणा के इलेक्शन में रैली होगी भी, रविंदर जी कह के चले गए कि प्रधानमंत्री की रैली, मेरे सूत्र बता रहे हैं बहुत जल्दी एक रैली होगी और कई योजनाओं का उद्घाटन हरियाणा में प्रधानमंत्री जी करेंगे।